नमस्कार साथियों, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के पहले वीडियो में हमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए, कई सारे लोगों ने मेल भी किए हैं और ये जब इसकी सराहना करते हुए इसके सेकंड वीडियो कब आएगा इसको लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। हमने देखा कि मैक्सिमम लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हैं CWC के बारे में जानने के लिए, फोस्टर केयर जो कि हमारा सेक्शन 44 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है, और उसके साथ ही ये जो बच्चे हैं जो इन होम्स में हैं, इन होम्स से निकल कर वो कहाँ जाएंगे, जिनको हम एक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं, आफ्टर केयर का क्या प्रोसेस रहेगा, जो बच्चे इंस्टीट्यूशन में उनके लिए क्या रहेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सेकंड पार्ट में हम लोग ये आपको बताने की कोशिश करें कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण हमारी एक समिति बाल कल्याण समिति को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या मुख्य मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि फोस्टर केयर बेसिकली है क्या। फोस्टर केयर शब्द से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं एडॉप्शन को, मतलब गोद लेने की प्रक्रिया को, किसी बच्चे को जो ऑर्फन है, जो बच्चा बिल्कुल निराश्रित है, साधारण आप शब्दों में कहते हैं अनाथ है, तो ऐसे बच्चों को गोद लेने के बारे में तो सब जानते हैं। लेकिन एक और प्रक्रिया भी है फोस्टर केयर की। तो ये फोस्टर केयर वर्ड्स बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता इसमें होता क्या है बेसिकली, और बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है। तो सेकंड पॉइंट जो मैं आज आपसे ब्रीफ करूंगा वो है हमारा फोस्टर केयर का, और थर्ड है आफ्टर केयर का। मतलब यदि आपके आसपास कोई ऐसे होम चलते हैं जहाँ पर निराश्रित बच्चे, ऑर्फन बच्चे रहते हैं, और आपके मन में प्रश्न आता होगा कि 18 साल की जब उनकी उम्र पूरी होगी बच्चे जाएंगे कहाँ, तो वो जवाब आपको एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आज देने की कोशिश करूंगा। साथियों चलो चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा कर पाऊं। अगेन, यदि आपको कोई डाउट हो, यदि आपको लगे किसी पॉइंट्स पर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आपके कमेंट्स लिख सकते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब बहुत जल्दी हम 1-2 वीडियोस इसी श्रृंखला में और लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हम लोग इसके आज के इस वीडियो के जो मैंने कहा आज 3 अलग अलग विषयों पर बात होने जा रही है। जो पहला जो विषय है वो है बाल कल्याण समिति। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो CWC है, CWC हमारे चैप्टर 5 और 6 पर इस पर फोकस्ड होकर बात किया हुआ है, JJ एक्ट के आपके 2015। लेकिन अब चूंकि हम CWC पे थोड़ा सा डिटेल बात कर रहे हैं तो ये आवश्यक है कि हम रूल्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर देखें। तो देखिए, जो रूल्स के अंदर जो चैप्टर 4, 5, 6 है वो फोकस्ड होके CWC की बात करते हैं। मैं कुछ कोशिश करूंगा, वैसे सभी कुछ जानकारी आपको होगी और कुछ आपको फर्स्ट वीडियो से मिली होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर CWC छोड़ देती है, एज ए कॉमन लेमैन आपको भी पता नहीं होते, CWC के पदाधिकारियों को अगर पता नहीं होते, उनके यहाँ मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने चाहिए CWC में, और क्या क्या मेजर सेक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, अब सबसे पहले जो मेजर सेक्शन है उनकी बात करते हैं, जो हमें कम से कम उसके अनुरूप काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला वाला सेक्शन तो आप इजी, आप सब लोग इस पर कई बार काम करते होंगे। जब एक्ट की मैं बात करता हूँ 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 31 में हमारे पास कोई बच्चा प्रस्तुत होता है। कौन प्रस्तुत करता है? कोई भी व्यक्ति, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति आपके सामने बच्चे को प्रस्तुत कर सकता है। ये शायद आपको अच्छे से पता होगा। 37 देखो क्या बात करता है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। 37 सेक्शन एक्ट का ये साफ साफ कहता है कि जब आपके सामने कोई बच्चा प्रस्तुत होता है, उस बच्चे की पूरी डिटेलिंग करने के बाद आप एक बाल कल्याण अधिकारी से सोशल इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद, कई बार हम सोशल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं, सेक्शन 37 में इसको बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि आप एक बाल कल्याण अधिकारी से सोशल इन्वेस्टिगेशन करवाने के पश्चात, सोशल इन्वेस्टिगेशन करने के आधार पर आप ये देखेंगे कि वो बच्चा CNCP की किस कैटेगरी में आता है, उस बच्चे के लिए हमें क्या करना होगा। तो इस सेक्शन 37 को काफी क्लोजली देखकर काम करने की जरूरत है, जो कई बार हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 37 इसलिए भी मैं जरूरी मानता हूं, सेक्शन 37 इसलिए भी मैं जरूरी मानता हूं, सेक्शन 37 का आप सी पॉइंट देखिए, जो क्या कह रहा है कि आप उस बच्चे को चाहे शेल्टर होम में भेजें, चाहे बाल गृह में भेजें, लेकिन आप उसकी भराव क्षमता का जरूर निर्धारण करें। कहने का मतलब यह है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का जब मैंने विजिट किया, मैं पाता हूं कि कहीं पर होम में उसकी जो आपकी क्षमता है वो 50 बेड की है, लेकिन वहां पर जो बच्चे हैं वो 70-80 बच्चे भी हैं, या फिर वहां पर क्षमता तो और कम की है, लेकिन जो व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी। जब हुआ होगा इवोल्यूशन तब की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। तो हमें ये देखना है सेक्शन 37 के सी पॉइंट में कि उस पर्टिकुलर जहां पर हम बच्चे को भेजने जा रहे हैं वो बच्चे के उपयुक्त है भी या नहीं है। ये काम CWC का है। अब देखिए, उसके बाद एक मेजर जो सेक्शन मैंने यहाँ पर अंकित किया, आप देख रहे होंगे, वो है सेक्शन 95।
सेक्शन 95 क्या कहता है, किसी बच्चे को जब वो बच्चा आउट ऑफ स्टेट किसी अन्य राज्य का है उसको जब ट्रांसफर करने की बात आती है, तब कई बार मेरे पास CWC से कॉल आते हैं कि सर हमारे पास एक बच्ची मिली है जो बच्ची त्रिपुरा स्टेट की है, सर वो बच्ची दिल्ली की है, वो महाराष्ट्र की है, अब हम उस बच्ची को भेजना चाह रहे हैं, सर कैसे भेजें, क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा, और अभी वर्तमान में तो कोरोना की स्थितियां और आ गई, तो अब कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करें और कैसे क्या करें। तो उसको लेकर देखो बहुत क्लियर डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 95 को, जिसमें ये क्लियर किया हुआ है कि उस बच्चे को यदि बाहर भेजना है तो आप कैसे भेजोगे। उसमें क्लियर किया हुआ है कि आपके पास एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है, आपके पास विशेष किशोर पुलिस इकाई है, और यदि किसी कोई बच्ची है जिसको बाहर भेजा जाना है तो आपको महिला पुलिस प्रतिनिधि को भेजना अनिवार्य है। तो कई बार हमें पता नहीं होता, हम जनरल एक आदेश देते हैं और वो हमसे पूछ रहे होते हैं और हम इसमें विचार कर रहे होते हैं। तो जब कोई बच्चा अन्य स्टेट का हो तो आप सेक्शन 95 को जरूर रेफर करें। यदि उसको भेजने में कोई समस्या आ रही है, विशेष रूप से भी कोरोना काल में अभी गाड़ियां बंद हैं, वाहन सुविधा नहीं है, तो आपको शायद ये आपके पास एक बहाना हो सकता है कि भी सब बच्चे को कैसे भेजें, बसेज नहीं चल रही है, लेकिन बच्चे को भेजना आवश्यक है, बच्चा यहाँ परेशान हो गया है, उसकी फैमिली आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो आप संबंधित डिस्ट्रिक्ट की CWC से टाई अप करें। आपके जिले की बाल कल्याण समिति से आप टाई अप करने की जिम्मेदारी है DCPU के साथ, आप DCPU से टाई अप करें। जिला बाल संरक्षण इकाई की ये भूमिका रहेगी कि वो उस बच्चे का जो भी आने जाने का वाहन हो, चाहे उसको फ्लाइट से भेजना पड़े, चाहे उसको ट्रेन से भेजना पड़े, चाहे एक प्राइवेट कार क्यों ना करनी पड़े, वो DCPU आप तय करके DCPU को बताएंगे और DCPU भेजने की उसके बच्चे की प्रिपरेशन करेगा सेक्शन 95 में। अब देखिए इसके बाद जो मैंने यहाँ सेक्शन एक लिखा है, महत्वपूर्ण सेक्शन है वो 97। इस पर भी कई बार CWC ध्यान नहीं देती है, और यदि ध्यान देती है तो उसके अनुरूप काम नहीं हो पाता है। सेक्शन 97 बात करता है रिलीज ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन, कि कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन से मुक्त कैसे होगा। अगर कोई ऐसा बाल श्रमिक है जो आदतन बार बार आपके पास कहीं ना कहीं काम करता हुआ फिर से आपको मिल रहा, तो हम कहते हैं बच्चा आदतन एक गलत बात है। बच्चा किसको आनंद आएगा किसी दुकान पर काम करने में। वहीं कई सारे आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, बाल श्रम मुक्त अभियान। अब बाल श्रम मुक्त में आप देखते हो कि बच्चा एक बार मिल गया, वापस आपने उसको किया, अगली बार फिर मिल गया, आपके पास परिवार आता है, आप बच्चे को लेकर अगले दिन छोड़ देते हैं। आप जो ये बच्चे को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इससे उस बच्चे का CWC के प्रति तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। इस विश्वास को कायम रखने के लिए सेक्शन 97 में बिल्कुल क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि आप कोई बच्चे को किस तरीके से रिलीज करना है। अगर कोई बच्चा अपने पास आता है और आपको लग रहा है कि बार बार बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार उसका परिवार करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा भिक्षावृत्ति में आपको लिप्त मिला, आज आपने उसको लिया, परिवार वाले पहुंच गए बच्चे को लेने, आपने परिवार वालों को दे दिए, लेकिन वो रिपीटेड बार बार उस बच्चे को भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सेक्शन 97(2) आपको ये पावर देता है कि आप उस परिवार से उस बच्चे को लेकर होम में भेज के उस बच्चे का अध्यापन नियमित करवा सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, परिवार व्यक्ति जीवित हैं, परिवार माता पिता दोनों जिंदा हैं, लेकिन फिर भी CWC के आदेश से वो बच्चा परिवार को नहीं दिया जाएगा। इसके आप मिसयूज ये अलग तरीके से ना सोचें, इस एक्ट की मंशा को समझें, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या है। जो इस एक्ट का जो प्रिंसिपल कहता है, जो आपके शुरुआत के जो अध्याय हैं, जो अध्याय 2 है इसके प्रिंसिपल, उसमें आप देखिए क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या है। उसको सुनिश्चित करते हुए सेक्शन 97 के 2 के तहत आप उस परिवार को पाबंद कर सकते हैं, उनसे लिखित में ले सकते हैं कि अब हम बच्चे को पुनः भिक्षावृत्ति में नहीं लगाएंगे, हम इस बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो लिखित में लेने के साथ साथ यदि वो फिर से बच्चे को लगा रहे हैं तो आप उस बच्चे को इंस्टीट्यूशन में रख सकते हैं परिवार के मांगे जाने पर भी। ये आपको पावर देता है 97(2). इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। यदि इस पर डिटेल आप कोई प्रश्न है, कोई बातचीत चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट या अपने सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। अब देखिए मोटा मोटा ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा जो आप लोगों से साथ साझा करने की आवश्यकता थी, जो बातचीत नहीं हो पाती। अब देखिए मैंने एक और सेक्शन क्या लिखा है जो हमारे रूल में आता है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ साथ मैंने बताया था नियम की जानकारी वो होना आवश्यक है। तो जो नियम बने 2016 में, उसमें देखिए आप 16 पॉइंट को क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि आपकी CWC में सदैव एक मेंबर अवेलेबल होना ही चाहिए। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में अल्टरनेट सीटिंग है, मंडे को, फिर आपके वेडनेसडे को, फिर आप फ्राइडे को बैठते हैं। चाहे आप रेगुलर सीटिंग का प्रावधान है, जो भी प्रावधान आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट को दिया हुआ है, लेकिन आपको एक प्रणाली स्टेब्लिश करनी है, चाहे उसे आप रोस्टर प्रणाली नाम दें, चाहे जो भी नाम दें, लेकिन आपका एक सदस्य सदैव अवेलेबल होना चाहिए
जो बच्चा आपके सामने कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रस्तुत कर सके। ये बात करता है आपका सेक्शन आपका क्या कहते हैं 16। अब देखिए इसके साथ साथ जो बात आती है आपका, मैंने एक और सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रूल का ही 20 नंबर का पॉइंट। जो 20 नंबर का जो पॉइंट है इसकी चर्चा मैं यहीं से करूंगा, जो आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन रखने होते हैं उसके साथ ही इसकी बातचीत करेगा। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ से शुरुआत अगर हम लोग करना चाहते हैं तो ये जो 20 नंबर का जो पॉइंट है, जो हमारा रूल्स का जो 20 सेक्शन आप समझ सकते हैं, तो ये बात करता है लंबित प्रकरण की, कि CWC में कितने सारे ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं, मतलब आपके पास लंबे समय से चल रहे हैं, परिवार को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे के पुनर्वास को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो आपका 20 नंबर का जो पॉइंट है ये बात करता है प्रारूप 26 की, CMC की, कि आपका ये जो पूरा जो लंबित प्रकरण है उसको पूरा कैसे तरह से ट्रैक किया जाए। ये हमारा प्रारूप 26 को वर्णन बताता है आपके रूल नंबर 20 में। तो हमें आवश्यक है कि अगर कोई ऐसा प्रकरण जा रहा है जो काफी समय से लंबित है, उसका जो प्रपत्र है, उसकी जो डिटेल है उस बच्चे की केस फाइल में सबसे ऊपर आएगी। तभी मैंने इसको शुरुआत 20 से करी इन सारे प्रारूप को बताने से पहले, क्योंकि सबसे बाद में आ रहा है 26 का जिक्र, प्रपत्र 26 का जिक्र, लेकिन मैं शुरुआत इससे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई लंबित प्रकरण है तो प्रपत्र 26 सबसे ऊपर रखा जाएगा केस फाइल के अंदर। अब चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड आपको रखने हैं। मैंने एक तो अभी जस्ट आपके सामने ब्रीफ किया था कि ये जो हमारा है जो केस मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग जो शीट है वो यहाँ पर बात होती है 26। इसके अलावा देखिए क्या क्या चीजें एक एक करके हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोग रखते भी होंगे, तो मेरी तरफ से कमीशन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप नहीं रखते हैं इन सारे प्रारूप्स को तो आज आप समझिए और हर बच्चे की फाइल बनाकर आप अपने पास मेंटेन रखें। जब कभी जुडिशरी की, जब कभी कमीशन की मॉनिटरिंग विजिट्स होंगी तो उनको ये सारी चीजें आपके पास देखनी चाहिए, आपके पास ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो एक अच्छी, एक मॉडल, एक आदर्श CWC की निशानी है यदि वो कम से कम इन प्रपत्र को मैनेज करता है। देखिए प्रपत्र 15 क्या है? प्रपत्र 15 आप लोग सब जानते होंगे, शायद आप लोग काम में लेते होंगे। ये सार रिपोर्ट की बात करता है कि जो भी केस है उस केस का एक ब्रीफ समरी, एक केस की समरी आपके पास हो, जो भी केस आपके पास हो वो प्रारूप 15 होता है जो आपको भर के अपने पास रखना चाहिए। अब देखिए जो प्रारूप 16 है वो क्या बात करता है, ये मैक्सिमम सभी CWCs करती हैं क्योंकि ये रिपोर्टिंग सिस्टम है, ये आपके आगे की सिस्टम को भेजा जाता है। तो लगभग CWCs में प्रारूप 16 तो देखने को मिलता है। प्रारूप 16 क्या है? ये हमारे क्वार्टरली रिपोर्टिंग की बात करता है कि हमें अपने DCPO को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर आपके जो स्टेट लेवल की जो एजेंसीज हैं, जैसे हमारे राजस्थान में बाल अधिकारिता विभाग है, आपके स्टेट में WCD महिला एवं बाल विकास विभाग हो सकती है, उन डिपार्टमेंट्स को जो रिपोर्टिंग की जो बात है वो इस प्रारूप को आप खोल के देख सकते हैं। आपके रूल्स के लास्ट में लगा हुआ होगा। ये प्रारूप 16 में आपको क्वार्टरली रिपोर्ट भेजनी होती है। ये जो है आपका 17 प्रपत्र, मतलब फॉर्मेट 17 नंबर का जो आपका फॉर्मेट है ये आपको नहीं भरना होता है। जो भी व्यक्ति आपके सामने कोई बच्चा लेकर आएगा, कई बार जल्दबाजी में लेकर आते हैं, चाइल्ड लाइन या कोई भी पुलिस अधिकारी वो सीधे लाया आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, CWC शिकायत करती है कि हमारे पास प्रारूप 17 आता ही नहीं, तो ये फॉल्ट आपका है। मैं तो कहूंगा जो प्रस्तुत करने वाला क्यों प्रस्तुत करेगा अगर आप डिमांड ही नहीं करोगे? तो आप उन्हें बोलिए कि सिंपल कागज पर कुछ लिखने के बजाय, भले आप अभी नहीं दे सकते हो, आधे घंटे बाद दें, 1 घंटे बाद दें, लेकिन मुझे ये प्रारूप 17 में इस बच्चे की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो प्रारूप 17 भी आप अपने पास लेकर और अपने पास लें। अगेन प्रारूप 18 ये आप सब लोग जानते होंगे, इसका उपयोग सभी लोग करते हैं क्योंकि प्रारूप 18 है, जो बच्चा आपके पास आया है उस बच्चे को आप जिस आश्रय गृह में, बाल गृह में भेज रहे हैं, तो भेजने का आदेश जो है वो प्रारूप 18 में है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका 26, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जो मामले लंबित हैं उनकी एक समरी रखने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग शीट बनाने के लिए हम लोग प्रपत्र या फॉर्मेट्स 26 को काम में लेते हैं, जो नियम 20 में उल्लेखित किया गया है। अब इसके अलावा जो एक है जिसको मैंने अलग से पूरा मेंशन किया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के लिए आप मेंटेन करें, लेकिन जिन मामलों में बच्चे का रिहेबिलिटेशन इंश्योर होना है उसमें आप उस बच्चे का प्रारूप 14 अंतर्गत जरूर आप उसका पुनर्वास कार्ड रखें। आपने यदि जे नियम को नहीं देखा है, राजस्थान में चूंकि जे नियम अभी तक नहीं बने, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रूल्स नहीं बने, तो हम लोग मॉडल रूल जो सेंट्रल के हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। आपके स्टेट के बने हुए तो आप उसमें जरूर ये देखिएगा, और यदि आपके वहां भी मॉडल रूल काम में आ रहे हैं, यदि आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप देखिए उसमें प्रारूप 14 दिया हुआ है। प्रारूप 14 बात करता है पुनर्वास कार्ड की। प्रारूप 14 बात करता है कि जिन बच्चों को आपने रेस्क्यू करके अपने पास लाए थे वो बच्चे अब कहां पर हैं, किन परिस्थितियों में हैं उनकी। कई बार ये प्रश्न मीडिया पूछता है
कि हमने बाल श्रमिकों को रेस्क्यू तो किया, लेकिन आज वो बच्चे किन परिस्थितियों में हमें कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है वो बच्चे फिर से कहीं बाल श्रम के कार्यों में तो नहीं लग गए। तो इन सब का जो जवाब है वो है पुनर्वास कार्ड। इसलिए मैं अगर यदि कहीं जाता हूं तो मैं जरूर पूछता हूं CWC से, आपके पास कितने पुनर्वास कार्ड आते हैं, एक दो दिखा दीजिए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हम लोग इन प्रारूप को कम से कम मेंटेन करें। मैं ये कह रहा हूं इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने CWC के संचालन में एक आदर्श प्रक्रिया को आपके सामने रखने की कोशिश करी है कि CWC जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो CNCP मतलब देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कारगर है, काम करता है। उनको कम से कम इन सेक्शंस, रूल्स के इन सेक्शंस, एक्ट के इन सेक्शंस और क्या प्रारूप मेंटेन करने इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं जो आज के वीडियो का मेरा दूसरा उद्देश्य था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में फोस्टर केयर क्या है। अब देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा फोस्टर केयर। अब फोस्टर केयर शब्द हो सकता है आपने पहले सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो यकीनन आपके लिए आज एक नई जानकारी आपको मिलने वाली है। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि जिन बच्चों का कोई नहीं होता, जो बच्चे कहीं हमारे ऑर्फनेज, जिनको ऑर्फनेज हम लोग नहीं कहते हैं, एज पर एक्ट हम लोग बोलते हैं शेल्टर होम या चिल्ड्रंस होम, आश्रय गृह या बाल गृह। तो जिन बच्चों का फैमिली नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई फैमिली का उन बच्चों को कोई रखने वाला नहीं है, तो ये बच्चे या तो इन होम्स में रहते हैं या फिर कोई ऐसा फैमिली इनको एडॉप्ट करके अपने साथ अपने घर में रखता है। ये आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे का एडॉप्ट कैसे किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया विकल्प आपको देता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 44, दैट इज फोस्टर केयर। जो फोस्टर केयर स्कीम है या फोस्टर केयर का जो प्रावधान है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी बच्चे को अपने घर पर ला सकते हैं बिना एडॉप्ट किए। मैं पहले एक्ट पर और टेक्निकल बातें बाद में करूंगा। पहले जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, CWCs हैं या कोई भी एक कॉमन लेमैन भी है, तो मैं समझाना चाह रहा हूं बेसिकली। इसलिए मैं कुछ शब्दों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाता हूं कि बेसिकली फोस्टर केयर है क्या। फोस्टर केयर बिल्कुल एडॉप्शन की तरह होता है, लेकिन आप उस बच्चे को लीगल राइट्स नहीं दे रहे। मतलब हम जब किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो क्या करते हैं, आपने गोद ले लिया मतलब वो आपकी वास्तविक जैसे संतान होती है, उस तरीके से सारे राइट्स उसको मिलते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का राइट, आपके घर में जिस तरीके से अगर आपकी मृत्यु उपरांत, मृत्यु के दौरान जो एक राइट बच्चे के होते हैं, वो सारे लीगल राइट्स उस बच्चे को मिलते हैं। उसकी तरफ जस्ट अपोजिट फोस्टर केयर क्या कर रहा है, फोस्टर केयर को हम एक बच्चे को अपने घर में तो लेकर आ रहे हैं, बच्चे की तरह ही, बिल्कुल वो एक बच्चे की तरह ही आपके उस घर में रहता है, लेकिन उसकी कोई लीगल राइट आपके ऊपर नहीं होंगे। आप उसके पेरेंट्स तो कहलाएंगे, आप उसके माता पिता कहलाएंगे, परंतु फोस्टर केयर माता पिता, फोस्टर केयर पेरेंट्स आप उस बच्चे के कहलाएंगे। आप उस बच्चे को कुछ समय के लिए अपने घर में लाते हैं। जब आपको लगता है कि मैंने एक अल्पावधि के लिए बच्चे को लिया था, वो अवधि पूरी होगी, तो उस बच्चे को पुनः आप उस आश्रय गृह में, उस बाल गृह में लौटा भी सकते हैं। मतलब मैं जैसे बात करता हूं कि मेरे पास मैं एक फैमिली लेकर यहाँ निवास करता हूं। मेरी फैमिली में हमें लगता है कि एक घर में एक बच्ची है और एक बच्चा है, लेकिन हम 2 और बच्चों को हमने एक होम में देखा था। हम कभी कभार वहां पर जाते हैं, हमें लगा कि इन बच्चों को भी हम पाल सकते हैं, लेकिन मेरा हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, कल मैं कहीं बाहर चला जाऊं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए, मैं एडॉप्ट नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए किन्हीं बच्चों को मैं सपोर्ट कर सकता हूं, अपने घर पर लाकर अपने बच्चों के साथ रख सकता हूं, उन्हें खिलाना, पिलाना, पढ़ाना, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता हूं, लेकिन एडॉप्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक विकल्प है फोस्टर केयर का। तो शायद आपको, मुझे लगता है कि जिन्होंने पहली बार सुना होगा उनको बिल्कुल नया लग रहा होगा कि ये क्या चीज है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे और पॉजिटिव कई सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद हो सकता है सजेशन और कमेंट्स आपके आएंगे, तो हम उसका फिर अलग से और जवाब देंगे। लेकिन अभी आप समझिए फोस्टर केयर अगेन क्या है। तो फोस्टर केयर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 44 में एक डिफाइन किया हुआ एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से हम होम में निवासरत या किसी भी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को, जिसका संरक्षण उसका परिवार कर पाने में सक्षम नहीं है या परिवार है ही नहीं, ऐसे बच्चे को अपने घर लाकर हम उसका पालन पोषण देखभाल कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं कुछ टेक्निकल बातों पे आता हूं। अब एग्जैक्टली एक्ट कहता क्या है, तो देखिए फोस्टर केयर का जो हमारा जो प्रावधान है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 44 है, इसके सब सेक्शंस पूरे 9 हैं। मतलब 9 अलग अलग इसके सब सेक्शंस हैं जो बिल्कुल क्लियर डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारी बाल कल्याण समिति को, कैसे हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई को अपने जिले में आने वाले बच्चों को फोस्टर केयर में दिया जा सकता है। राजस्थान में
एक खुशी की बात है कि इसके लिए एक सेपरेट पूरे रूल्स, एक नियम जारी किए थे वर्ष 2014 में। लेकिन चूंकि 2015 में जूनियर जस्टिस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ तो स्वतः ही वो जो पुराने वाले रूल्स थे वो भी काम में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी राजस्थान के फोस्टर केयर रूल्स जारी करें। आप अपने स्टेट में पता करें फोस्टर केयर के सेपरेट रूल्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस पर बैठकर एक डिटेल काम कर सकते हैं, विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपने फोस्टर केयर के रूल्स बनाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके स्टेट की, आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो चलिए फिर से बात करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली फोस्टर केयर के प्रावधान है क्या एक्ट में। तो देखिए, इसका सब सेक्शन फर्स्ट है जो बात करता है कि कोई भी आप CWC है किसी जिले की, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो ये तय करे कि उसके जो होम में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कोई फैमिली ऐसी हो सकती है कि जहां बच्चों को दिया जा सके। कई बार ये देखा गया है कि जैसे किसी एक परिवार के किसी हादसे में या कैसे भी करके अगर डेथ हो जाती है, उस परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 छोटे बच्चे, एक तो बिल्कुल छोटा बच्चा है। तो जिन लोगों ने JJ एक्ट के मेरे वीडियो को ढंग से देखा होगा या जो पहले से जानकारी रखते हैं उनको पता होगा कभी भी चारों बच्चे एक साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल छोटे बच्चे को शिशु गृह भेजा जाएगा, लड़कियों को बालिका गृह भेजा जाएगा और जो लड़के को बाल गृह भेजा जाएगा। मतलब एक ही परिवार के मेरे चारों जो बच्चे हैं वो चारों अलग अलग बिखर गए। पहले वो दुखी थे और हमने उनको और ज्यादा दुखी कर दिया। उसका विकल्प भी देता है हमें फोस्टर केयर, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ग्रुप फोस्टर। तो अगर कोई एक ही परिवार के कुछ ऐसे लोग यदि मिलते हैं तो CWC उनके परिवार का एक जोड़ने के लिए, उन बच्चे होम्स में रहने की स्थिति में नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए आप अपने वहां ऐसे किसी फैमिली को, इन बच्चों को या तो एक साथ या वो बच्चे कम संख्या में है तो 1 या 2 बच्चों को आप CWC के माध्यम से फोस्टर केयर हेतु प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब सेक्शन 1 बात करता है 44 का। अब देखिए, जो सब सेक्शन 2 है वो क्या बात करता है कि हमें कुछ फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना होगा। ये एकदम से इंस्टेंट होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि आपने चाहा CWC चाहे कोई बच्चा मिला और किसी को घर पे दे दिया, ऐसा नहीं होता है। फोस्टर केयर फैमिली आइडेंटिफिकेशन का पूरा एक प्रोसेस है जिसको कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज नहीं जानती है, इस चक्कर में उनके वहां फोस्टर केयर की स्कीम चलती ही नहीं। तो हम लोगों को जहां पर एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है, जैसे उदयपुर की बात करें, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, उस उदयपुर में फोस्टर केयर को लेकर कुछ काम हुआ है, तो वहां के आप DCPU से CWC से आप संपर्क कर सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे इसको इंप्लीमेंट किया, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उन लोगों ने कैसे काम किया। शायद मुझे लगता है काफी कुछ जानकारी आपको ऑन फील्ड भी आपको मिल पाएगी। साउथ में कुछ काम हुआ है, दिल्ली में कुछ काम हुआ है, अलग अलग स्टडीज हैं जो हम लोग कई बार इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को एक परिवार का चयन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 44 के सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कि ऐसी कौन सी फैमिली है जो इतनी एलिजिबल है, वो खुद चाहती है इस बात को, उस फैमिली की पृष्ठभूमि क्या है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा जो चाइल्ड लाइन के थ्रू या हमारी टीम के थ्रू किया जाएगा। और CWC के पास पहले से आइडेंटिफाइड कुछ फैमिलीज होंगी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये 1 2 3 4 फैमिलीज हैं जो चाहती हैं कि यदि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको देखभाल की जरूरत है तो वो अपने आप एक समय के लिए रखने को राजी है। तो उसको बोलते हैं परिवार का चयन, जो हम सब सेक्शन 2 में करते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि जो उस बच्चे की, आपने जिस बच्चे को सौंपा, ऐसा नहीं बच्चे को सौंप दिया और बच्चे का शोषण वहां होता रहे या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो, उसको पूरा ट्रैक करने की जिम्मेदारी एज पर आपके JJ रूल्स में और JJ एक्ट में DCPU को और CWC को दी हुई है। DCPU उसकी नोडल एजेंसी भी है। तो DCPU को आप देखेंगे कि DCPU का एक काम है वो मासिक तौर पर, मतलब मंथली बेसिस पर इसको तय करे कि जो पोषक परिवार है, फोस्टर फैमिली है, वो उस बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार कर रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसी कोई फैमिली रेडी है जो बच्चे को देखभाल कर रही है, यदि उन्हें कोई छोटे बड़े किसी काउंसलिंग की उसकी जरूरत है, वो भी DCPU या CWC तय करेगी। CWC DCPU ये भी तय करेगी कि क्या उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी एजेंसी है क्या जो फोस्टर फैमिली को, फोस्टर पेरेंट्स को, फोस्टर चाइल्ड जो उस घर में जाने वाले हैं उनको काउंसलिंग, उनकी मॉनिटरिंग में सपोर्ट करें। तो आप ऐसी कोई NGO को, ऐसी संस्थाओं को भी चिन्हित करके अपने साथ में जोड़ सकते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे इस एरिया में फोस्टर फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, फोस्टर इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए एक 2 3 NGOs हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। तो आप उनका भी चिन्हीकरण करके, पहचान करके अपने साथ अपने डेटाबेस में ले सकते हैं। अब देखिए, जो सब सेक्शन 5 बात करता है, सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, पेरेंट्स टू फोस्टर पेरेंट्स। देखिए कितनी अजीब सी बात आपको शायद लगेगी सुन के कि हम लोग जिसके पेरेंट्स जीवित हैं, जो माता पिता जीवित हैं, वो जाके देखेंगे कि हमारा जो बच्चा दूसरी फैमिली में वो सुरक्षित है या नहीं है। वो जाके इस बात को देख सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस स्थिति में होगा, हो सकता है कि आपके शहर में या आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली हो जो बिल्कुल बहुत ज्यादा गरीब हो। वो इतनी गरीब है कि वो शायद हो सकता है अपने बच्चे को कहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ के आ जाए।
वो इतनी गरीब है कि वो अपने बच्चे को शायद और कुछ हरकत करके कहीं झाड़ियों में कहीं फेंक कर आ जाए। उसकी इच्छा है उस बच्चे को पालने की, लेकिन वो आर्थिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है। तो ऐसी फैमिलीज को भी कई बार सपोर्ट करने के लिए हम लोग ऐसे बच्चों को सीएनसीपी डिक्लेयर करके या तो अपने होम में रखें, या फिर इन बच्चों को हम लोग फोस्टर फैमिलीज को सपोर्ट करें। तो अगर फोस्टर फैमिली को सपोर्ट किया तो ऐसा नहीं उसने अपना पूरा सरेंडर कर दिया और बच्चे पे कोई अधिकार ही नहीं है। वो चाहे तो उस परिवार से जाके मिल सकता है, फोस्टर पेरेंट से वो परिवार मिल सकता है। और यदि समिति को 2, 4, 5, 6 महीने बाद लगता है कि वो परिवार इतना सक्षम है और वो कैपेबल है कि वो फिर से अपने बच्चों को वहां से लेना चाहता है, तो वो फिर से फोस्टर फैमिली से डिमांड करके CWC के माध्यम से उस बच्चे को पुनः उसके वास्तविक परिवार में पुनर्स्थापित भी किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना आवश्यक था। अब देखिए, जब वो बच्चा उस परिवार में रहेगा तो ऐसा नहीं सिर्फ वो खेलने के लिए, कूदने के लिए उस परिवार में उस बच्चे को भेजा है और वो बच्चे को वहां पर काम करवाते रहे, शोषण करते रहे। तो बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, उसकी ट्रैकिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, परंतु उस बच्चे की जो उसकी सामान्य से जो प्राथमिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको मनोरंजन या अपने आसपास की चीजों को खेलना समझने का अधिकार है, तो वो भी उसको सुनिश्चित करेगी फोस्टर फैमिली। ये जरूर तय हो, ये बात लिखी हुई है सेक्शन हमारे 6 में, कि जो बच्चा जिस फैमिली में जा रहा है उसकी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन भी इंश्योर होती रहे। ये भी हमारा सब सेक्शन 6 बात करता है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात जिसके लास्ट सब सेक्शन में लिखी हुई है 9th में, कि ऐसे बच्चे जिनके बारे में आपको पता है कि ये बच्चे लीगल फ्री हो चुके हैं, ये बच्चे एडॉप्शन में जा सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले बच्चे हैं जिनका कोई हमें कोई बैकग्राउंड वगैरह पूछने में कोई चीज बाकी नहीं रही है, वो बच्चे पूर्ण रूप से लीगल फ्री होने के साथ एडॉप्शन में जाने लायक है, जो परमानेंट किसी फैमिली में एडॉप्ट हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को कृपा करके हमें यहाँ नहीं भेजना चाहिए फोस्टर फैमिली के पास। ऐसे बच्चे जो लीगल फ्री हो चुके हैं उन्हें आप एडॉप्शन के विकल्प में ही रखें। एडॉप्शन क्या है, कैसे होता है, वो एक डिफरेंट पूरी डिटेल प्रक्रिया है। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको पूरा सिर्फ और सिर्फ एडॉप्शन पर बात करें। लेकिन फोस्टर केयर में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बताने की कोशिश करी है। फोस्टर केयर से रिलेटेड यदि और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो डेफिनेटली आप मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी तरफ से यदि वो बात निकल कर आए। तो मैं सेकंड जो पार्ट था आज के वीडियो का, उस पर आपसे फिर से संवाद और बात करने के लिए तैयार हूं, मुझे खुशी होगी। अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो का जो सबसे लास्ट पोर्शन था। संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करूंगा। कई लोगों के ऐसे हमारे व्यूअर्स के प्रश्न आए थे कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा कि वो जानना चाहते हैं कि जो बच्चे आज बाल गृह में हैं, जो बच्चे आज आश्रय गृह में हैं, वो सिर्फ 18 साल तक रहते हैं। जब 18 साल की आयु उनकी पूरी होगी तब क्या होगा, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? या और सरल भाषा में कहें तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे आज ऑर्फनेज में हैं, जो बच्चे आज अनाथ थे, जिन्हें हमने अनाथ मान के, निराश्रित मान के उन बच्चों को हमने किसी होम में रखा हुआ था, कल क्या वो बच्चे फिर से निराश्रित हो जाएंगे? तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है, तो उसका जवाब मैं ये आज के इस वीडियो के तीसरे पार्ट में देने आपको चाह रहा हूं। अब देखिए, जो तीसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो था हमारा आफ्टर केयर। अब आफ्टर केयर को लेकर कई सारे मिथ हैं, कई लोगों को इसकी जानकारी का अभाव है, तो वो कई बार ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं। CWC के लोग ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि जो बच्चे हमारे पास रह रहे थे 18 साल के बाद इनका क्या होगा? 18 साल के बाद ये कहाँ जाएंगे? 18 साल के बाद इनको कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के 46 सेक्शन और जो रूल्स हैं उसके 25 पॉइंट्स के सब सेक्शन पूरे 7 बने हुए, उसका आइडिया ही नहीं। अगर आपको उसकी जानकारी होती तो आपको ये पता होता कि जो बच्चा आज निराश्रित होकर आपके बाल गृह, आश्रय गृह में निवासरत है, जो बच्चा आज ऑर्फनेज वाली आपकी कैटेगरी में है, जो बच्चा आज आप जिसके गार्जियन बनकर बैठे हुए हो, वो उस बच्चे का प्रॉपर भविष्य को इंश्योर करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अच्छे से प्रोविजंस दिए हुए। खैर, ये बात दूसरी है कि आपके स्टेट में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स बनाई है, वो एक अलग मैटर है, उस पर आपको चर्चा करनी होगी। और ये काम भी आपकी समिति का है, ये काम भी आपके राज्य की सरकार का है, ये काम भी जिला बाल संरक्षण इकाई का है। तो चलिए, क्या होना चाहिए वो एक अलग विषय, लेकिन क्या वर्तमान में स्थितियां एक्ट में है, मैं उसको बताने की आपको कोशिश करता हूं। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो आफ्टर केयर को लेकर राजस्थान की वन ऑफ एक बेस्ट स्कीम है, जिसका उदाहरण कई जगह पर देते हैं, कि मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना बेसिकली ऐसे बच्चों के लिए है कि जो बच्चे हमारे यहाँ की एक और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है पालनार योजना, जो अनाथ बच्चे हैं, विधवा माताओं के जो बच्चे हैं,
जिनके माता पिता असक्षम है उन्हें पालने में, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं या गंभीर रोग से पीड़ित हैं जैसे HIV एड्स, ऐसे माता पिता जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, इन सभी के बच्चों को पालना योजना में एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें वो बच्चे अपने रिलेटिव्स के घर पर रहते हैं और उनको एक छोटी बड़ी छात्रवृत्ति के तौर पर या कहना चाहिए कि उनको एक मनी सपोर्ट के तौर पर जो पालना उन्हें पाल रहा है उनको सपोर्ट मिलता है। तो अब वो भी सपोर्ट कब तक मिलता है, वे जैसे वो बच्चे अपने यहाँ पे रहते हैं 18 साल तक, वैसे वो बच्चे जब तक वहां पर रहते हैं उनको सपोर्ट मिलता है। उसकी बात की तो वहां पर भी आफ्टर केयर स्कीम लागू हो रही है। राजस्थान के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो पालना योजना के लाभान्वित जो कभी न कभी भविष्य में आपके पहले वाले समय में पालना का योजना का लाभ ले चुके हों या फिर वो बच्चे CNCP की कैटेगरी में हमारे जो बनाए हुए होम थे, आश्रय गृह, बाल गृह, वहां पर निवास कर चुके हो, इन दोनों ही तरह की श्रेणियों के बच्चों के लिए राजस्थान में एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। इस मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना में यदि आप राजस्थान के रहने वाले तो आपको पता होना चाहिए 3 श्रेणी में उस बच्चे को लाभ मिलता है। वो 3 श्रेणियां क्या हैं कि अगर वो बच्चा चाहता है कि साहब मुझे तो अब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, मैं चाहता हूं मेरे गांव में जाकर या जहां का मैं रहने वाला था, जहां मेरे कोई रिलेटिव्स हैं दूर के, मैं वहां जाकर छोटा बड़ा खुद का व्यवसाय करूंगा, तो सरकार उसको एक इंसेंटिव, एक राशि प्रदान करती है जो उसको वापस नहीं लौटानी है, उसको एक सहयोग करती है जिसके माध्यम से वो गांव में स्वरोजगार कर सके। यदि वो बच्चा चाहता है कि नहीं मैं स्वरोजगार नहीं करना चाहता, मुझे तो आपको मैं पढ़ाई की इच्छा भी नहीं, टेक्निकल कोर्स करवा दो, लाइक हैंडपंप मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कुछ इस तरह की कुछ कोर्सेज हैं, अगर वो चाहता है तो सरकार उसको इस सेकंड कैटेगरी में वो कोर्सेज उपलब्ध करवाती है। और तीसरी, यदि वो बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, उसने 12th में अच्छे मार्क्स लाए, बच्चा आगे टेक्निकल कोई कोर्स करना चाहता है फर्दर, जैसे MBBS, BTech, आर्किटेक्ट कुछ भी, तो उसके लिए पूरा का पूरा सपोर्ट इस आफ्टर केयर स्कीम की इस योजना में सरकार उपलब्ध करवाती है। तो ऐसा नहीं कि राजस्थान सरकार ने कोई बिल्कुल नया काम ऐसा किया है कि जो एक्ट से बाहर था। उन्होंने, राजस्थान सरकार ने गंभीरता से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो रूल आपका 25 के जो 7th पॉइंट है उसको उन्होंने कवर किया है। तो हमें समझना पड़ेगा बेसिकली इसको आफ्टर केयर स्कीम को हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे शहर में लागू करने के लिए कि जो बच्चे भी आज होम में उनका भविष्य कैसा होगा ये आप इसके थ्रू सुनिश्चित कराएं। तो बिना समय गवाए आइए इसको जल्दी अब समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर सेक्शन में जाएंगे आप, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 46 में बहुत छोटा इतना सा पैराग्राफ है और इतने से पैराग्राफ में सिर्फ 4-5 लाइन लिख दी गई है कि भाई जो बच्चे हमारे पास हैं उन बच्चों को 18 साल होने के पश्चात भी हम कोई वित्तीय सहायता के साथ कोई नीति स्टेट बनाएंगे, बस। इसके अलावा कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं, मतलब ओपन है, सरकार को कुछ करना है, वहां के रूल्स जब बनेंगे तब। तो एक्ट में तो आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो मॉडल रूल्स जो राजस्थान फॉलो कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो सेंट्रल के रूल है उन्हीं को हम अडॉप्ट करते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रूल्स 2016 के आप रूल्स नंबर देखें 25, जो 25th नंबर का पॉइंट है उसमें कई सारे सब सेक्शन है, टोटल 7 सेक्शन है। उसमें एक एक सेक्शन में सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर डिफाइन किया हुआ है जिसको करवाने की जिम्मेदारी DCPU की और CWCs की है। तो आप लोग ये ध्यान दें कि अपने वहां पर कितने ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16+ है, वो जो बच्चे 18 साल की आयु के नजदीक आने वाले हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है रोजगार योग्य कौशल उनको उपलब्ध करवाना। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना तो है ही, पढ़ाने के साथ साथ जो बच्चे बड़े हैं अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उनके लीगल गार्जियन तो नहीं लेकिन आप उनके गार्जियन के तौर पर उनके माता पिता भैया जो भी कहना चाहिए, टीचर, आप सब आप ही हैं उनके। तो जो बच्चे अपने आसपास हैं वो आगे भविष्य में रोजगार कैसे ले पाएंगे उसके थ्रू आप उनको, जैसे RCT है, अलग अलग कई सारी व्यवस्थाएं आपके जिले में होगी, आप कोशिश करेंगे इन बच्चों को इनको व्यवसायिक आप उनको उन्मुख बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण उपलब्ध करवा पाए। ये रूल्स का सब सेक्शन 1 में बताता है। अब देखिए सेकंड जो कह रहा है, जो आपके इस मिथ जो मैं कह रहा था शुरुआत में कि कई सारे लोग मिथ के 18 साल के बाद इन बच्चों का क्या होगा। यदि CWC को लगता है कि वो बच्चा 18 साल के बाद बिल्कुल अभी इतना परिपक्व नहीं बना है कि वो बच्चा दुनियादारी की समझ रखते हुए बाहर निकलकर अपना जीवन व्यापन करे, CWC को लगता है कि उस बच्चे को भी अध्यापन चल रहा है, उस बच्चे के एग्जाम्स हैं, उस बच्चे ने कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी है, उस बच्चे ने कोई और फर्दर BSc MSc किसी की तैयारी करी थी, उसको भी साल भर तो एग्जाम्स में निकल जाएंगे। तो CWC के पास पावर है एज पर रूल्स के सेकंड पॉइंट में कि वो 21 वर्ष तक जब तक वो बच्चा नहीं हो जाता उस बच्चे को फर्दर आगे अपने यहाँ रख सके, उस बच्चे को सपोर्ट करे जैसे बिलो 18 के बच्चों को कर रहे थे। तो इसका ये नहीं जो बच्चे हमारे पास आप तुरंत एक आदेश जारी कर दो वो बच्चे 21 साल तक नहीं रहेंगे, नहीं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि हमें उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसको बिल्कुल अपंग नहीं बनाना है, उस बच्चे को ऐसा नहीं बनाना है कि वो समझे 21 साल तक मुझे खाना पीना ये मिल रहा है, ऐश करो। ये पॉइंट बताता है कि उस बच्चे को आपको सपोर्ट करना है। अगर वो बच्चा फर्दर पढ़ रहा है या आपको लग रहा है, समिति को ये लग रहा है कि इस बच्चे को 1-2 साल सपोर्ट की आवश्यकता है। जो 3rd एंड 4th जो सबसेक्शन है वो देखो बात करता है प्लान की।
जैसे एक फैमिली में एक फादर, एक मदर, एक बड़ा भाई बैठ के प्लान बनाता है, मेरे जो छोटे भाई है, मेरे घर में जो छोटा भाई है, इसकी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट होगी, अभी बच्चे को क्या करना चाहिए, बेटा तेरा किसमें इंटरेस्ट है, हम लोग डिस्कशन करते हैं कि नहीं इसको आर्ट्स देना चाहिए, नहीं इसको ये करना चाहिए, नहीं इसको वो करना चाहिए, नहीं बेटा तेरे को इसके लिए करना, तुझे IIT की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तुझे अगर इसके लिए ये करना, तुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो प्लान हम अपने घर में बच्चों के लिए बनाते हैं, इन बच्चों का पेरेंट्स तो हम ही है। तो ये भी बात हमारा इस सेक्शन में 3rd और 4th यदि आप देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बाल कल्याण अधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, जो वहां वर्कर है, जो जिस काउंसलर है, जिसके साथ बच्चे रहते हैं, जिनके साथ अपना समय बिताते हैं, वो उस बच्चे के जो समय अंतराल है वो पूरा होने से कुछ समय पहले ही उसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना शुरू कर दे। वो देखे कि बच्चा कहां पर फर्दर आगे जाकर अपने कैसे स्टडीज को, अपने करियर को कैसे आगे परस्यू करेगा। और उसके बाद जो हमारा आता है पॉइंट नंबर आपका 6 एंड आपका 7। देखिए ये बड़ी क्लियर, बहुत डिटेल और किया हुआ है। सब सेक्शन 7 में अगेन 7 पॉइंट्स को डिफाइन किया हुआ है, जो ये बताते हैं कि हमें एकदम से बच्चे को लेकर समाज में छोड़ नहीं देना है। हो सकता है 4-5 ऐसे बच्चे जो साथ में लेकर रूम लेना चाहते हैं, हो सकता है 4-5 बच्चे ऐसे जो भी फर्दर भी जॉब को ढूंढ रहे हैं, उनका कोई भी नहीं है। कुछ बच्चे चलो ऐसे होंगे जिनका कोई अंकल है, कोई दूर के रिश्तेदार है, वो बच्चे आपके यहाँ से निकल के उस गांव में कोई छोटा बड़ा धंधा करने की सोच ले, कोई शॉप्स डालने की सोच ले, कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय के साथ साथ कोई अपना रोजगार के दिमाग में आ जाए। लेकिन जो बच्चे हमें कहीं कचरे के ढेर पे, जो बच्चे झाड़ियों में फेंक दिए गए थे, वो बच्चे मिले थे जिसका कोई अस्तित्व आपके इस होम के बाहर नहीं है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे 3-4 जो बच्चे हैं उनको ग्रुप में लाकर उनको कोई रहने की सुविधा है, कोई रेंटल, कोई सपोर्ट है। ये सपोर्ट भी आप कोई एहसान नहीं कर रहे, इस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। आप इसका 7 पॉइंट आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, इस तरीके से ग्रुप में बच्चों को रहने के लिए, करने के लिए सरकार सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और यदि आपके वहां नहीं हो रहा है तो CWC एक पेपर पर अपनी अनुशंसा बनाकर राज्य सरकार को भेजे। आपके वहां के बाल आयोग को आप लिखें कि हमारे यहाँ पर ये व्यवस्थाएं जो बच्चों के लिए होनी चाहिए, नहीं तो इन बच्चों का तो आपने वहां मरण कर दोगे। तो ये सारी जो बातचीत है, मुझे लगता है मैंने कोशिश करी होगी। बहुत छोटा लिखा हुआ है उस एक्ट में, लेकिन वो छोटे शब्दों में गंभीरता बहुत गहन है, इसको समझने की जरूरत है। मैंने कुछ प्रैक्टिकल अनुभव से और कुछ इसकी बुक में या एक्ट में या रूल्स में जो लिखा था आपको समझाने की कोशिश करी है। आज के इस और पूरे वीडियो में मुझे लगता है जो 3 महत्वपूर्ण विषय को हमने छेड़ा है कि CWC को काम कैसे करना है, फोस्टर केयर क्या है और आफ्टर केयर क्या है। आशा है, मेरी पूर्ण विश्वास है कि यदि जानकारी के बाद आप फील्ड में यदि कुछ भी अच्छा कर पाए तो मेरा ये समय देना, ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अगले विषय के साथ में। आपने अभी भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, कि ऐसे वीडियोस हम कई हफ्ते में 2 हफ्ते में जारी करते रहते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट, आपका प्रोत्साहन हमें मिलता रहेगा। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।